पुतिन के गैंगस्टर लोगों के साथ काफ़ी अच्छे कांटेक्ट रहते थे, इसीलिए पुतिन निल्सन एक निहायती पियक्कड़ और रंगीला आदमी था। वो या तो दारू पी के पड़ा रहता था या फिर लड़कियों की पार्टी में उनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगने लगा था कि उसकी सत्ता जाने वाली है। इसीलिए पुतिन ने अपने जो सपोर्टर थे उनको भी रोड पे उतार दिया, उसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली, कहा कि ये सारा कुछ अमेरिका करवा रहा है। यानी स्पाई एजेंट ल्यूमिला पुतिना को पुतिन ने पटा लिया, जिसने बाद में पुतिन के ऊपर पीटने और जिम्नास्ट एलिना के साथ भी पुतिन के अफेयर की खबरें रही। स्पाई एजेंट एन्ना चैपमैन के साथ भी पुतिन के अफेयर की काफी चर्चे रहे। इसीलिए इसके बाद पुतिन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बचपन में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गैंगस्टर व्लादिमीर पुतिन एक रियल लाइफ गैंगस्टर, जिसने अपने से बड़े लड़कों को हराने के लिए जूडो भी सीखा। कई नेताओं को चूना लगाकर और कईयों का मर्डर कर व्लादिमीर पुतिन आखिर कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर इंसान बन गया। आखिर एक गरीब लड़का रसिया का राष्ट्रपति कैसे बन गया, और रसिया में क्यों कोई आज पुतिन के सामने खड़ा नहीं हो पाता है। जब भी रसिया का नाम आता है तो आपके मन में भी केवल एक ही व्यक्ति का चेहरा याद आता होगा, पुतिन का। आखिर इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में सोवियत यूनियन के लेनिनग्राड में हुआ था, जिसको आज हम सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। उनकी माँ एक फैक्ट्री मजदूर थी, जबकि उनके पिता सोवियत यूनियन की नेवी में काम करते थे। बचपन पुतिन का काफी गरीबी में गुजरा और उनके अपने परिवार में वो तीसरे बच्चे थे, जबकि उनके जो दो उनके बड़े भाई थे उनकी बचपन में ही बीमारी के कारण मौत हो जाती है। एक तो वो काफी गरीब थे और उनके आसपास का जो माहौल था ना, वो काफी कठोर टाइप का था। इसीलिए पुतिन बचपन से ही काफी झगड़ालू और चिड़चिड़े टाइप के थे। उनके दोस्तों के अनुसार वो निडर इंसान थे और किसी से भी लड़ जाते थे। उस टाइम पर लेनिनग्राड में जो गैंग्स होती थी उनमें भी पुतिन शामिल हुआ करते थे। अब गैंग में वो अपने से बड़े लड़कों से भी लड़ जाते थे और कई बार उनसे पिट भी जाते थे, क्योंकि पुतिन बचपन में काफी दुबले पतले थे। इसीलिए उन्होंने अपने से बड़े लड़कों से मुकाबला करने के लिए जूडो भी सीखा। लेकिन दोस्तों, पुतिन यहाँ पर काफी जोशीले और एक डिटरमाइंड और डिसिप्लिन वाले इंसान थे, इसीलिए उन्होंने जूडो को भी इस तरीके से सीखा। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। इसके बाद जब नेशनल जूनियर चैंपियनशिप हुई तो उसमें भी जूडो में पुतिन का पूरे देश में 3rd नंबर पे पुतिन रहे। पुतिन को बचपन में फिल्में देखना काफी पसंद था। एक बार पुतिन ने जब जासूसी वाली यानी जो स्पाई एजेंट टाइप की जो मूवीज होती हैं उसको देखा तो उससे पुतिन काफी प्रभावित हुए। उस दिन पुतिन ने ये ठाना कि वो भी एक स्पाई एजेंट बनेंगे। उस टाइम पर सोवियत यूनियन में एक स्पाई एजेंसी होती थी जिसको केजीपी कहते थे। पुतिन तुरंत केजीपी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां जाके पुतिन ने ये कहा कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन केजीपी को ज्वाइन करने के लिए उस टाइम पर शर्त ग्रेजुएशन थी। उन्होंने कहा कि तुम लॉ से ग्रेजुएशन करो, उसके बाद तुम केजीपी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद पुतिन ने 1975 में फाइनली अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और केजीपी को ज्वाइन कर लिया। केजीपी में जब पुतिन का शुरुआती जो काम था, पुतिन को सोवियत यूनियन के अंदर जो विदेशी लोग आते थे उनकी जासूसी करने का काम दिया गया था। यानी जो विदेश से जो ऑफिसर लोग आते थे या फिर कोई भी लोग आते थे, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सब की जासूसी पुतिन करते थे। पुतिन के साथ एक एडवांटेज ये था कि पुतिन को बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी। उनमें से एक लैंग्वेज थी जर्मन आने के कारण पुतिन को कुछ टाइम के बाद जर्मनी में भेज दिया गया। उस टाइम पर जर्मनी के 2 पार्ट हुआ करते थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन का प्रभाव रहता था, इसलिए वहाँ पर कम्युनिज्म था, जबकि जो वेस्ट जर्मनी था वहाँ पर यूएसए का प्रभाव था और वो डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत वहाँ पर थी। और जर्मनी के इन दोनों भागों को डिवाइड करने के लिए बर्लिन में एक दीवार खींची गई थी। लेकिन 1989 आते आते जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे वह सोवियत यूनियन से तंग आ चुके थे। उन्होंने वेस्ट जर्मनी को देखा और यूएसए को देखा, वहाँ पर काफ़ी तरक्की हो रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ग्रो कर रही थी, उनका रहन सहन काफ़ी बढ़ चुका था। इसीलिए उन्होंने जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दी। इस टाइम पर केजीपी के एजेंट पुतिन की पोस्टिंग जर्मनी में ही थी। अब विद्रोहियों ने केजीपी के ऑफिस को घेर लिया, जिसके अंदर पुतिन और उनके 2-4 कर्मचारी थे। पुतिन ने लाइफ में ऐसी सिचुएशन पहली बार देखी थी और इतना बड़ा चैलेंज पुतिन के सामने आ खड़ा हुआ था। पुतिन ने इसके बाद जो केजीपी के सबसे पास में सोवियत यूनियन के सैनिकों का जो अड्डा था वहां पर कॉल किया, उनको हेल्प करने के लिए कहा। लेकिन सैनिक अड्डे से उनको ये कहा गया कि जब तक उनको मॉस्को से ऑर्डर नहीं आएगा वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। अब सारा जिम्मा पुतिन के ऊपर आ गया कि पुतिन कैसे अपनी जान और अपने 2-4 कर्मचारियों की जान बचाते हैं। अब पुतिन ने हिम्मत दिखाकर वो भीड़ से बात करने के लिए चले गए। पुतिन ने ये कहा कि हमारे कर्मचारियों के पास बंदूकें हैं और हम आपके ऊपर गोली चला सकते हैं। इसके बाद भीड़ वहां से चली जाती है। केजीपी में ऐसे ही पुतिन के साथ कई इंसिडेंट होते हैं जिनसे पुतिन और स्ट्रांग बने।
पुतिन ने केजीबी में लगभग 16 साल तक काम किया और वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल तक की पोजीशन में पुतिन गए। इसके बाद साल आता है 1991 और सोवियत यूनियन टूटकर बिखर जाता है। इसी के साथ केजीबी का भी खात्मा हो जाता है। पुतिन ने इसी टाइम पर केजीबी को छोड़ दिया और वो अपने जो उनका जन्म स्थान था सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर वापस आ जाते हैं। वापस आने पर पुतिन ने, क्योंकि जब केजीबी में पुतिन थे तो उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी, इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग में रिटायर होकर आने के तुरंत बाद जो वहाँ का मेयर था, पुतिन को उस मेयर का एडवाइज़र बना दिया गया। इसी के साथ पुतिन ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और 1996 तक सेंट पीटर्सबर्ग में ही कई सारे पदों पर काम किया। पुतिन के गैंगस्टर लोगों के साथ काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट रहते थे, इसीलिए पुतिन नेताओं के काम चुटकियों में करा देते थे। इससे पुतिन ने ये सीखा कि जब आदमी के पास पावर और रसूख होती है तो पैसा कमाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए पुतिन ने ठाना कि वो राजनीति में एक बड़ा दांव खेलेंगे। इसके बाद 1996 में कुछ बड़ा करने के लिए पुतिन रसिया की राजधानी मॉस्को चले जाते हैं और वहाँ पर उस टाइम के राष्ट्रपति बोरिस एन येल्सिन के साथ काम करने लग जाते हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रसिया बना तो रसिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन को बनाया गया। येल्सिन एक निहायती पियक्कड़ और रंगीला आदमी था। वो या तो दारू पी के पड़ा रहता था या फिर लड़कियों की पार्टी में मगन रहता था और भ्रष्टाचार भी रसिया में काफ़ी बढ़ चुका था। येल्सिन ने जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी और जो भी बड़े वहाँ पे फैक्ट्रीज थी, उन सब के कंट्रोल एलिट क्लब के लोगों के हाथ में दे दिया या फिर अपने जो परिवार के लोग थे उनको दे दिया। इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाने के कारण येल्सिन के खिलाफ काफ़ी विद्रोह होते रहते थे। इसी टाइम पर पुतिन बोरिस एन येल्सिन के साथ काम करते हैं। पुतिन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो किसी भी इंसान को प्रभावित बहुत जल्दी कर देते थे और उसके करीब और जाते थे। येल्सिन के साथ भी पुतिन ने ऐसे ही किया। येल्सिन बहुत जल्दी पुतिन के एक सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन जाते हैं। इसीलिए येल्सिन ने पुतिन को रशिया की स्पाई एजेंसी एफएसबी का चीफ बना दिया। जो पहले सोवियत यूनियन में केजीबी हुआ करता था, एफएसबी उसका अगला चरण था। अब रशिया में विद्रोह काफी बढ़ने लगा था और बोरिस येल्सिन को कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगने लगा था कि उसकी सत्ता जाने वाली है। इसीलिए उसने बड़े पदों पर अपने जो करीबी लोग हैं, उसके सबसे जो भरोसेमंद लोग हैं, उसको बैठाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए पुतिन को बोरिस एन येल्सिन ने रशिया का केयर टेकर पीएम बना दिया। कुछ टाइम के बाद चुनाव कराए गए तो पुतिन ने पीएम का चुनाव जीत लिया और ऑफिशियली पुतिन रशिया के 5वें प्रधानमंत्री बन गए। अब इसी बीच क्या होता है, जो रशिया का जो साउथ का एरिया होता है, जो आप ये चेचनिया देख रहे हैं, यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। कई लोग तो कहते हैं कि ये सारा विद्रोह और जो बम विस्फोट जो रशिया में मॉस्को में हुए थे, वो सारे पुतिन ने कराए थे और पुतिन ने इसका सारी जिम्मेदारी चेचनिया के लोगों पर डाल दी ताकि पुतिन उनके ऊपर हमला कर सकें। पुतिन ने चेचनिया में उस टाइम पर ऐसी मारकाट कटाई और उसकी लाइव वीडियो मॉस्को रशिया की टीवियों पर चला दी और पूरी तरीके से चेचनिया पर पुतिन ने कंट्रोल कर लिया। इस सब से रशिया में पुतिन के एक स्ट्रॉन्ग कद्दावर नेता की इमेज बन चुकी थी, जो बड़े डिसीजन ले सकता है, जो अपने पड़ोसियों को हरा सकता है, उनकी जमीन कब्जा सकता है। अब पुतिन रशिया में एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा बन चुका था। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन रशिया में भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने काफी तेजी से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब पुतिन तो उस टाइम पर रशिया के केवल पीएम थे, लेकिन रशिया में सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। इसीलिए लोगों ने राष्ट्रपति येल्सिन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1999 में ही बोरिस एन येल्सिन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। बोरिस येल्सिन को यह डर था कि जब वो राष्ट्रपति का पद छोड़ेगा तो रशिया में उसके और उसके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस चला जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद और करीबी व्यक्ति पुतिन को केयरटेकर राष्ट्रपति बनाया। पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद एक ऐसा कानून पारित किया जिसमें यह लिखा गया था कि जो पहले के राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच नहीं की जाएगी। अब पुतिन ऑलरेडी रशिया में सबसे पॉपुलर नेता हो चुके थे, तो 2000 में जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ उसको पुतिन ने भारी बहुमतों से जीत लिया। जिस रशिया की पहले इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब होने लगी थी, वही रशिया पुतिन के कार्यकाल में 2000 से 2004 तक जो पुतिन का कार्यकाल था उसमें काफ़ी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ रशिया ने दिखाई। वहाँ पर काफ़ी गरीबी भी कम होने लगी। रशिया में उस टाइम पर राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का होता था, क्योंकि पुतिन ने काफ़ी अच्छा काम किया था और लोग भी उससे खुश थे, तो इसलिए 2004 का चुनाव भी पुतिन ने जीत लिया। अब पुतिन को ये एहसास हो चुका था कि वे रशिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, तो पुतिन इस स्टेटस को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए इसके बाद पुतिन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो उस टाइम पर रशिया के बिजनेस घराने के लोग होते थे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हुआ करते थे, उनका रशिया की पॉलिटिक्स में भी कुछ इंटरेस्ट होता था। वो किस पार्टी को फंड कर रहे हैं या फिर किस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका इलेक्शन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। इसीलिए पुतिन ने
2004 में इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले इन बिजनेस घरानों को, इन एलिट लोगों को ख़त्म कर दिया। उनमें से कई लोगों को जेल डाल दिया गया या फिर उनकी कंपनी को सरकारी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। रशिया की जो मीडिया थी उन पे भी कंट्रोल करना पुतिन ने शुरू कर दिया, क्योंकि पुतिन पहले केजीबी और पहले एफएसबी जैसे स्पाई एजेंसीज में काम कर चुके थे, तो उनका एक अच्छा खासा स्पाई एजेंटों का नेटवर्क था। इसीलिए जो भी मीडिया वाले उनके खिलाफ बोलते थे वो एकाएक गायब हो जाते थे। जो नेता उनके खिलाफ अगेंस्ट खड़ा होता था उसको या तो गोली मार दी जाती थी या फिर उसको भी गायब कर दिया जाता था। और पुतिन टाइम टाइम पर कभी पहाड़ों पर चढ़ाई करना हो, कभी पनडुब्बी चलाना हो, कभी हेलीकॉप्टर चलाना हो, इस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर कर अपने को रशिया की टीवियों में दिखाते थे, ताकि लोगों में उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग नेता और एक कद्दावर नेता के रूप में बने और जो उनके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत करे वो पहले ही डर जाए। अब साल आता है 2008 और इकोनॉमिक स्लोडाउन का टाइम था। अब पुतिन की स्ट्रेटजी ये रहती थी कि जब भी लोग पुतिन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान भटकाकर या तो किसी वॉर में डाल दिया जाए या फिर किसी बड़ी घटना पर डाल दिया जाए। तो उस समय रशिया का पड़ोसी देश जॉर्जिया नाटो में ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा था। अब पुतिन को हमला करने का मौका मिल गया तो रशिया ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और केवल 5 दिनों के भीतर ही जॉर्जिया को हरा दिया। अब 2008 में ही इलेक्शन भी होने थे। अब रशिया में ये रूल था कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, क्योंकि पुतिन लगातार 2 बार 2000 से 2004 तक और 2004 से 2008 तक राष्ट्रपति रह चुके थे। तो अब पुतिन को अपनी सीट छोड़नी थी। अब पुतिन ने यहाँ पर एक गेम खेला। पुतिन ने उस समय पुतिन का जो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था दिमित्री मेदवेदेव, उसको रशिया का राष्ट्रपति बना दिया और खुद वो पीएम बन गया। दोस्तों पुतिन का जो दिमाग है ना काफ़ी शातिर है, इसलिए पुतिन ने जो रशिया का जो संविधान है उसमें एक अमेंडमेंट करा दिया। पुतिन ने अमेंडमेंट ये कराया कि राष्ट्रपति की जो सारी पावर है ना उसको पीएम के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पुतिन पीएम होते हुए भी पूरे देश पर कंट्रोल कर रहे थे। अब अगले इलेक्शन 2012 में होने वाले थे और इस बार पुतिन राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ सकते थे, क्योंकि वो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने के बाद बीच में पीएम बन चुके थे। तो रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अब वो आसानी से दोबारा राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते थे। इससे पहले पुतिन ने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट और कराया कि अब से राष्ट्रपति का कार्यकाल जो पहले 4 साल का हुआ करता था वो अब 6 साल का होगा। अब 2012 के इलेक्शन होते हैं और पुतिन फिर से जीतकर राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच रशिया में विद्रोह होने लगे और लोगों ने आरोप लगाया कि इन चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है। काफ़ी बड़ी भीड़ ने पुतिन के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब पुतिन तो थे भाई बहुत तेज दिमाग के। अब पुतिन ने अपने जो सपोर्टर थे उनको भी रोड पे उतार दिया कि तुम भी पूरे रशिया में मार्च निकालो कि हम पुतिन को सपोर्ट करते हैं। और पुतिन ने जो रशिया में विद्रोह हो रहे थे उसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली, कहा कि ये सारा कुछ अमेरिका करवा रहा है। पुतिन ने कई लोगों को जेल में डालकर, कईयों को डरा धमकाकर ये विद्रोह शांत कर दिया और पुतिन आसानी से 2018 तक राष्ट्रपति रह सकते थे। रशिया में पुतिन की जब भी पॉपुलैरिटी कम होने लगती है तो पुतिन कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए 2014 में पुतिन ने जो यूक्रेन का क्रीमिया रीजन था वहां पर अटैक कर कर उसको हड़प लिया। इसके बाद अगले जो इलेक्शन थे रशिया में वो 2018 में हुए थे, जिसको जीतकर पुतिन फिर से रशिया के राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद 2020 में पुतिन ने रशिया के संविधान में एक अमेंडमेंट किया जिसके अनुसार पुतिन 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन की जो पर्सनल लाइफ है ना उसमें भी पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी है। 1983 में व्लादिमीर पुतिन ने एक एयर होस्टेस से शादी की और 2013 में उससे डिवोर्स भी हो गया। पुतिन जब जर्मनी में केजीबी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी पुतिन चुप नहीं बैठे। वहाँ पर जर्मनी की एक जासूस यानी स्पाई एजेंट ल्यूमिला पुतिना को पुतिन ने पटा लिया, जिसने बाद में पुतिन के ऊपर पीटने और प्रेम संबंधों में रखने का आरोप लगाया। जिम्नास्ट एलिना के साथ भी पुतिन के अफेयर की खबरें रही। स्पाई एजेंट एन्ना चैपमैन के साथ भी पुतिन के अफेयर की काफी चर्चे रहे। ऐसे ही पुतिन के अफेयर की एक लंबी लिस्ट है और कहा तो ऐसा भी जाता है कि पुतिन इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और एलन मस्क से भी ज्यादा संपत्ति पुतिन के पास है, जिसको पुतिन ने डिस्क्लोज नहीं किया है। कहा जाता है कि पुतिन के लिए रशिया में $1 बिलियन का एक आलीशान हवेली बनाई जा रही है, जिसमें 3 तो हेलीपैड हैं, एक प्राइवेट रोड भी इसमें है। सो दोस्तों, एक गरीब लड़के का रशिया के राष्ट्रपति पुतिन बनने तक का सफर और उसका कार्यकाल एक पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी ही लगती है। सो दोस्तों, इसी के साथ यह टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।